हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ही इंटरटेनमेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि आज बीटीएससी एएनएम के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और इसमें से बहुत चांसेस हैं कि आपको यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी मिले। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गर्भ निरोधक का सबसे प्रभावी साधन है। जो गर्भ निरोधक होता है, देखो गर्भ निरोधन क्या होता है कि जो होता है आपकी प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है। कैसे? प्रेगनेंसी कंसीव करने से क्या करता है? प्रेगनेंसी कंसीव करने से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ठीक है, उनको यूज़ करते हैं गर्भ निरोधक के लिए। तो जो गर्भ निरोधक होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो टेम्परेरी होते हैं, थोड़े टाइम के लिए यूज़ कर लो और बाद में फिर उसे रिमूव करा लो। एक परमानेंट होते हैं, एक बार करा लो फिर दोबारा उसे रिमूव नहीं करा सकते। ठीक है, तो कह रहे सबसे प्रभावी कौन सा है? प्रभावी मतलब सबसे अच्छा कौन सा है? अच्छा तो आपका कौन सा होगा? परमानेंट ही होगा। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट होगा। जो ट्यूबेक्टोमी होता है ये किस में कराया जाता है? याद रखना, ये महिलाओं में होता है। ठीक है, फीमेल्स में होता है। अगर आपसे मेल का पूछा जाए, ये क्वेश्चन भी आता है कि ट्यूबेक्टोमी किस में होता है और वेसेक्टोमी किस में होता है। जो वेसेक्टोमी होता है, याद रखना, वेसेक्टोमी वो होता है मेल में। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी किस में होता है? फीमेल में होता है और ये मेल में। अब क्वेश्चन आता है कि मैम ये ट्यूबेक्टोमी करते कहाँ हैं? ये आपके फैलोपियन ट्यूब में करते हैं। ठीक है, फैलोपियन, आपके फैलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं? फैलोपियन, देखो मैं आपको डायग्राम के द्वारा बता देती हूँ। ये आपका यूट्रस है, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, राइट। ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है। तो इधर क्या होता है कि ये आपकी ओवरी है। ओवरी से इधर अंडा आता है, इधर अंडा आने के बाद और इधर से क्या आता है? स्पर्म आता है। स्पर्म आने के बाद दोनों इधर मिल जाते हैं ना, तभी तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है। बट हम क्या करें कि इस जगह हम ऐसे कुछ कट कर लें। क्या कर दें? कट कर दें। ना तो इधर ओवम मिल पाएगा ना स्पर्म मिल पाएगा। तो ये क्या होगा? ये गर्भ निरोधक होगा। और एक बार अगर कट कर दोगे तो दोबारा इसे नहीं सही कर सकते। तभी इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट बोलते हैं। परमानेंट। ठीक है, कहाँ करते हैं? इसे फैलोपियन ट्यूब में करते हैं। याद रखना, इसे फैलोपियन ट्यूब में करते हैं। अगर ये भी बोला जाए कितने जो ये होती है, इसे 48 आवर्स इसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। ठीक है, 48 आवर्स तक इसे हॉस्पिटल में ही रखते हैं, लेडी को जाने नहीं देते हैं। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्यूबेक्टोमी हम किस पर्सन पे करेंगे? तो उसके पास क्या हूँ? दो या फिर इससे से ज़्यादा हूँ। क्या हूँ? ज़्यादा बच्चे हों। और बच्चे कैसे हों? जीवित बच्चे हों। जीवित बच्चे हों, उन्हीं को ट्यूबेक्टोमी करेंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपसे कोई ट्यूबेक्टोमी करानी आता है तो आप उससे पूछोगे। ऐसा नहीं कोई लेडी आती वो बोलती मैंने 3 बच्चों को जन्म दिया, बट वो अभी हालांकि इस दुनिया में नहीं है, वो मर गए, तो उस पेशेंट है, उस पेशेंट को हम ट्यूबेक्टोमी नहीं कराएंगे। याद रखना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का उदाहरण है हार्मोनल अंतर्गर्भाशय का साधन होना, कॉपर युक्त अंतर्गर्भाशय का साधन का, पारे युक्त अंतर्गर्भाशय साधन का, या अस्थायी गर्भ निरोधक अंतर्गर्भाशय साधन का। तो इसमें से कह रहा है क्या है? तो देखो जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग याद रखना प्रोजेस्टेरॉन। देखो जितना भी डिस्कशन किया जा रहा है क्वेश्चन के बाद, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। ये मत बोलना कि जो क्वेश्चन है सिर्फ उन्हें याद करना, जो पॉइंट बता रही हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, टॉन हार्मोन होता है, इसका काम क्या होता है? जब प्रेगनेंसी कंसीव की जाती है तो 12 वीक तक आपका क्या नहीं बनता? प्लासेंटा नहीं बन पाता। तो प्लासेंटा का काम कौन करता है आपका? प्लासेंटा का आपका काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है। ठीक है, आप लोग याद रखना, ये सारे क्या है? की पॉइंट है। ठीक है, कितना बताया जा रहा है? की पॉइंट। 12 वीक तक प्लासेंटा का काम कौन करता है? ये आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। और इसको उदाहरण क्या है? ये हार्मोनल अंतर्गर्भाशय का साधन है। ठीक है, तो ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से अंतर्गर्भाशय गर्भ निरोधक साधन के उपयोग का सबसे प्रमुख दुष्प्रभाव क्या है? इसका आंसर बताइए, थर्ड का क्या हो सकता है? गर्भ निरोधक मतलब क्या बोलता है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है,
और दुष्प्रभाव का मतलब होता है इसका साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट देखो, मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ, आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करो, हर के जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस करोगे सबके साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के साइड इफेक्ट हैं, तो इनमें से प्रमुख देखो, इसमें बोला सबसे प्रमुख। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो और जो क्वेश्चन हो उसमें अंडरलाइन करो। सबसे प्रमुख बोला है, क्या है इसमें? असमान रक्तस्राव हो सकता है, बांधता हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर नहीं, ये तो गलत है, ये भी गलत है, दर्द। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मैं ए बोलूँ या डी बोलूँ, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग भी होगी, दर्द भी होगा। तो देखो, इसके कॉम्प्लिकेशन के लिए आप याद रख सकते हैं ये सीरीज, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन के लिए अगर आपसे सबसे पहले अगर आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस कराते हो तो सबसे पहले आपको क्या होगा? फर्स्ट नंबर पे ब्लीडिंग होगी। कैसी होगी? इरेगुलर होगी। फिर दूसरी क्या हो सकता है आपको? पीआईडी हो सकता है। पीआईडी का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। थर्ड हो सकता है आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड आपका फोर्थ हो सकता है पेन। क्या हो सकता है? पेन। तो इसमें बोला प्रमुख, प्रमुख मतलब सबसे पहले ब्लीडिंग ऑप्शन नहीं होगा तो पीआईडी नहीं होगा, एक्टोपिक नहीं होगा तब पेन पे जाएंगे, याद रखना लास्ट में पेन पे जाएंगे। तो इसमें क्या है? सबसे पहले तो आपका असमान ब्लीडिंग ही है, तो आपका ए ऑप्शन इज राइट होगा। इसमें क्या होगा? इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो अनियमित ब्लीडिंग होती है, याद रखना। और फिर क्या होगा? पीआईडी क्या होता है? इसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज बोलते हैं। देखो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि यूट्रस के अलावा, आपके गर्भाशय के अलावा ये कहीं और जाके, गर्भाशय के अलावा गर्भाशय में उसका क्या हो? इम्प्लांटेशन ना हो। गर्भाशय में अगर इसका इम्प्लांटेशन नहीं होता है, किसी और पार्ट में जाके होता है, तब आप उसे क्या बोलोगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलोगे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका एनम द्वारा घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने की विधि कहलाती है। देखो, एनम, आप लोग बीटीएससी का पेपर देके क्या बनोगे? एनम ही बनोगे ना। तो आप एनम लोग घर घर जाके क्या करोगे ये बताओ? गृह मुलाकात करोगे, गर्भ निरोधन करोगे, टीकाकरण करोगे या जैव संख्यिकी करोगे? अब देखो, गर्भ निरोधक घर घर जाके गर्भ निरोधक नहीं करोगे ना, कि लाओ मैं तुम्हें ट्यूबेक्टोमी कर दूं, कॉपर टी लगा दूं, या टीकाकरण देखो घर घर जाके मुलाकात करके नहीं करोगे, ठीक है, ये भी नहीं है। जैविक संख्यिकी ये नहीं, तो आपका ए इज राइट होगा। उसे क्या बोलोगे? गृह मुलाकात। इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। नर्सिंग की रीढ़ की हड्डी किसे बोलते हैं? जो नर्सिंग है उसकी रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? तो उसे गृह मुलाकात को कहते हैं। गृह मुलाकात को इंग्लिश में बोलते हैं होम विजिटिंग, ठीक है, होम विजिटिंग। ये आप ही लोगों का काम है। तो आप लोग होम विजिट में क्या करोगे? चाय पानी, मतलब चाय पानी पीने जाओगे? नहीं, होम विजिट में जाओगे, गांव गांव के घर घर में जाके पूछोगे आपको कोई डिसीज तो नहीं है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। उनसे बात करोगे, अच्छे से बात करोगे। अगर उनकी जो उनकी समस्या उनके अकॉर्डिंग उन्हें सोल्यूशन दोगे। वो बता रही मुझे, मतलब मेरे घर पे जो होता है ना, सब लोगों को बहुत जल्दी जल्दी जुकाम हो जाता है, आप बता रहे हो कॉपर टी के बारे में, तो उनके लिए बेनिफिशियल है? नहीं, उनके अकॉर्डिंग आपको हेल्थ सेवाएं देना है, उनके अकॉर्डिंग आपको से सलाहें देना है। तो ये होता है होम विजिट, ठीक है। अच्छे से करना आप लोग होम विजिटिंग। नेक्स्ट है, प्राय कितनी जनसंख्या पर एक आशा का चयन किया जाता है? देखो, सबसे पहले आशा, आशा ऐसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले बात आती है कि आशा का फुल फॉर्म ही क्या होता है। तो आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, हेल्थ एक्टिविस्ट, याद रखना आशा का फुल। फिर आशा का चयन कितनी जनसंख्या पे करते हैं? तो ये 1000 की जनसंख्या पे करते हैं। नेक्स्ट है, आशा की एज कितनी होनी चाहिए कि ये आशा बन सकती है? तो ये होता है 25 से 45 वर्ष के बीच में आशा होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आशा जिस गांव की बना रहे उसी गांव की होनी चाहिए, दूसरे गांव की नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसी गांव की आशा होनी चाहिए। और कम से कम कितना पढ़ी होनी चाहिए? 8वीं क्लास तक पढ़ी होना चाहिए।
और क्या हो, ऐसा नहीं 8वीं पढ़ी उसे हिंदी तक नहीं आता, उसे इंग्लिश नहीं तो हिंदी पढ़ना आना चाहिए। क्या, हिंदी लिखना एंड पढ़ना दोनों आना चाहिए, याद रखना। जो अगर इससे पूछा था कि जो आशा होता है उसको ट्रेनिंग तो नहीं होती है, उसे तो इसकी ट्रेनिंग होती है, कितने दिन की होती है इसकी ट्रेनिंग, 23 दिन की होती है, ठीक है, 30 डेज की होती है। कौन कराता है, या तो आपकी आंगनवाड़ी कराएगी या तो आशा कराए, सॉरी आंगनवाड़ी या तो एनम कराएगी, ठीक है, जो आप लोग एनम बनोगे, ये था। और आशा उसी गांव की होनी चाहिए, और आशा को अगर आशा विधवा है तो उसे सबसे पहले बनाएंगे, या तलाकशुदा या शादी हो गई है उसे आशा बनाएंगे, और आशा उसी गांव की होनी चाहिए और उन्हीं लोगों द्वारा स्वीकृत की जानी चाहिए। और आशा अच्छी होनी चाहिए, झगड़ालू नहीं होनी चाहिए, अच्छे से बात कर सके, ठीक है, और मिलजुल के रहने वाली आशा होनी चाहिए, उसका चयन किया जाता है। कितनी जनसंख्या पे किया जाता है, इसे 1000 जनसंख्या पे किया जाता है, राइट। आशा के बारे में था, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ भी चुका है, तो आप लोग, सॉरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है। AAN, AA का फुल फॉर्म क्या होता है, 3A का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक ए से होगा आपका आशा, दूसरी ए का मतलब होगा आंगनवाड़ी, 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 एंड 3A का मतलब होता है जो आप लोग बनने वाले हो, क्या बनने वाले हो, एनम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ए 3A का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी गोभी नामक रणनीति अपनाई, गोभी नामक रणनीति, यूनिसेफ, एल ILO, FO, ARS। तो देखो जो होता है गोभी, सबसे पहले जानते हैं गोभी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये देखो गोभी है, गोभी का मतलब वो सब्जी बनाने वाली गोभी नहीं, इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखो इसका जी का मतलब होता है, क्या होता है, आप लोग देखो गोभी का फुल फॉर्म होता है, आप लोग कमेंट में भी बताना, सुनना नहीं है, ठीक है। तो जो गोभी का फुल फॉर्म होता है, पहला जी से होता है आपका ग्रोथ, कमेंट बॉक्स में आप लोग पहले आंसर बताया करो, ठीक है। ग्रोथ, ओ का मतलब होगा आपका ORS, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी देंगे उसे, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी। और आपके जो बी का मतलब होगा, बी का मतलब होगा ब्रेस्ट फीडिंग, और आपका आई का मतलब होगा इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। गोभी के अंदर क्या क्या है, गोभी के अंदर पहला आपका ग्रोथ है, ओ से ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, बी से ब्रेस्ट फीडिंग, आई से इम्यूनाइजेशन। तो ये रणनीति किसने अपनाई थी, यूनिसेफ ने अपनाई थी, ए इज राइट होगा। जो यूनिसेफ है ये एक इंटरनेशनल संगठन है जिसने गोभी अपनाई। गोभी का मतलब इसके जो, इसका जो प्रोग्राम था, इसने बोला कि हमारे रणनीति में गोभी का अप्लाई होगा। गोभी का मतलब ये सिर्फ किसके लिए था, बच्चों के लिए था, किसके लिए, बच्चों के लिए। बच्चों में क्या होना चाहिए, उनकी प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए, जितने वो हाइट, जितने एज के अनुसार उनकी ग्रोथ होनी चाहिए। उन्हें देखो डायरिया हो जाता है, डायरिया पेशेंट को ORS घोल देते ना, उन्हें ORS का पूरी होना चाहिए। उन्हें पूरा ब्रेस्ट फीडिंग मिलना चाहिए, एक्सक्लूसिव 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। देखो बहुत सारे लोग होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते, से बोलते हैं मेरा शेप चेंज हो जाएगा, बट ये गलत है। उन्हें 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। आई से इम्यूनाइजेशन, उन्हें प्रॉपर टीकाकरण करना चाहिए ताकि किसी भी डिजीज से वो ग्रसित ना हो सके। तो ये किसने किया, यूनिसेफ। अब देखो यूनिसेफ आता है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, यूनिसेफ का। अगर ना है तो नो लिखना। इस ये कब स्टार्ट हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ सकता है कि जो यूनिसेफ था इसकी स्टार्ट कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 11 दिसंबर, 11 दिसंबर 1946 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का आप लोग फुल फॉर्म बताना, या फिर ठीक है यूनिसेफ का बताना। फिर इसे क्या हुआ था, 1953 में इसका क्या कर दिया था, इसका नेम चेंज कर दिया गया था। इसका था यूनाइटेड, चेंज किया गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। बट जो इसका
संक्षिप्त में शॉर्ट फॉर्म इसे यूनिसेफ बोलेंगे, बट इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रेन फंड। 1953 में इसको चेंज किया गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखना, कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है, निम्न में से विटामिन ए की कमी से कौन सी होने वाली बीमारी है। विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधता, स्कर्वी, बेरी या प्लेग्रा। तो आपका ये वेरी इजी है, ये होगा आपका रात्रि अंधता, जो किसकी कमी से, विटामिन ए। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या होता है, तो इसका नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, ये आपका होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से जो रात्रि अंधता हो जाता है, इसकी रोकथाम के लिए क्या होता है कि 9 मंथ में क्या देते हैं उसे, विटामिन ए की डोज। क्या देते हैं, विटामिन ए की डोज। कि कब देते हैं, 9 मंथ में। कितना देते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं 9 मंथ में। टोटल उसे कितने वर्ष तक देते हैं, तो उसे हम 5 वर्ष तक देते हैं। टोटल कितनी डोज होती हैं, उसे 5 वर्ष तक देते हैं। फिर उसे एक तो 9 मंथ में दे दी, फिर दूसरी कब देंगे, 6 महीने के अंतराल में। क्या, 6 माह के अंतराल में, 6 माह छोड़कर फिर 6 माह में देंगे उसे, अंतराल में। कितने कितने वर्ष तक देंगे, उसे 9 वर्ष तक देंगे। टोटल कितनी डोज होंगी, 9 डोज होंगी। टोटल उसे 9 डोज देंगे। कितनी देंगे, टोटल 9 डोज देंगे। अगर उसका बोला जाए रूट कैसे दोगे, IM या IV, तो आप इसे दोगे ओरल। क्या करोगे, ओरल, पिलाओगे उसे, ठीक है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दोगे, और बाकी ये सिर्फ बाकी 6 मंथ के अंतराल में बाकी 8 डोजे कितनी दोगे, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। याद रखना, कितनी दोगे, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दोगे। बात आती है स्कर्वी। स्कर्वी किसकी कमी से होता है, ये आपकी कमी से होता है विटामिन C की कमी से। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, बेरी। प्लेग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, प्लेग्रा रोग होता है। याद रखना, देखो प्लेग्रा के इंपॉर्टेंट है विटामिन B3 के नाम से। जो विटामिन B3 होता है प्लेग्रा से होता है। इसका साइन आता है 3D साइन। 3D साइन किसका है, प्लेग्रा का है। अगर विटामिन B3 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो ये होता है नियासिन। क्या होता है, नियासिन होता है। तो 3D साइन में क्या आएगा आपका, जो 3D साइन होगा, पहला आपका आएगा डर्मेटाइटिस, दूसरा आएगा आपका डायरिया, तीसरा आएगा डेमेंशिया, ठीक है, डेमेंशिया। तो ये 3D साइन है। और फिर उसके बाद हो जाएगी क्या, डेथ। तो कई बार 3D या 4D साइन भी पूछ लेते हैं, तो याद रखना, ठीक है। देखो ये जितने हमने की पॉइंट बताते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद कर लिया करो या लिख लिया करो जिसे नहीं आते। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विटामिन का अन्य नाम राइबोफ्लोविन भी है। विटामिन ए का नेम क्या है, जो विटामिन है इसका नाम थायमीन है। क्या है, थायमीन। तो ये तो हो नहीं सकता, क्या बोला है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B का नाम राइबोफ्लोविन, तो आपका B ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगर आपसे विटामिन B3 का नाम पूछे, अभी मैंने बताया क्या होगा, नियासिन होगा, नियासिन होगा, ठीक है। विटामिन B9 का नाम क्या होगा, बायोटीन होगा। देखो ये याद रखना, ये इनके रासायनिक नाम, इनसे होने वाली रोग ये जरूर आते, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट है, व्यक्ति के द्वारा खाए जाने वाले भोजन में वसा की मात्रा अधिक हो जाने पर क्या दुष्प्रभाव दिखा सकता है। अगर कोई ह्यूमन खा रहा है, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, तो मोटा होने से आपको क्या क्या हो सकता है। देखो खाओगे तो डेफिनेटली मोटे हो जाओगे, मोटापा तो हो ही जाएगा। उच्च रक्त, देखो जब आप खाओगे, खाने के बाद क्या होगा आपका, देखो फैट आपका कहाँ, फैट जमा हो रहा है ना, ये सारा फैट जमा हो रहा है ये, और ये आपकी कहीं बीच से आपकी क्या हुई है, वेन गई हुई है। क्या गई हुई है, वेन। ये आपकी वेन है। अब क्या हो रहा है कि आप खा खा के क्या हो रहे हो, मोटे हो रहे हो। तो मोटे हो रहे हो, तो ये क्या करता है, ये फैट आपको धक्का देगा वेन से, और ऐसे बोलेगा कि ये सारा ना एक की में, मतलब उसका जो स्पेस था वो कम हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, उच्च रक्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हृदय बीमारी, जब आपका उच्च रक्त हो जाएगा तो आपको हार्ट को और ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो उसे उच्च रक्त भी हो सकता है, तो उसे डी बोलेंगे। इसमें आपको क्या हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकता है, याद रखना।
तो आपका क्या हो जाएगा, मोटापा भी हो जाएगा, उच्च रक्त भी हो जाएगा, हृदय रोग, ऑल ऑफ दीज होगा। इसका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सार्वभौमिक यूनिवर्सल डोनर कौन है। देखो डोनर का मतलब दाता, जो सबको दे सकता है। सबको देने का मतलब देखो इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। हम समझा, ये होता है देखो ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या होता है, आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है वो देखते हैं ना। फिर आपके ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एंटीजन होता है, एंटीजन होता है। फिर आपका क्या होता है, फिर आपका होता है एंटीबॉडी, होता है ना ये सारा, एंटीबॉडी। फिर अभी देखो मैं इस टेबल से आपको जितने भी ब्लड से क्वेश्चन आते हैं, ब्लड ग्रुप से एक भी नहीं छूटेगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। फिर है कि वो किसको दे सकता है, दे सकता है। और फिर है किससे वो ले सकता है, ले सकता है, ठीक है। ये है, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले ब्लड ग्रुप कौन से होगा, या तो ए होगा, या आपका बी होगा, ठीक है, या आपका ए बी होगा, या आपका ओ हो सकता है। इतने ही ब्लड ग्रुप होते हैं ना मेनली, फिर तो मतलब और भी होते हैं, बट मेनली कितने, 4 ही ब्लड ग्रुप होते हैं ना। अच्छा आप लोगों ने कभी सोचा है कि किसी का एक्सीडेंट होने के बाद फिर डॉक्टर बोलता है पहले ब्लड ग्रुप मैच कराओ, फिर डॉक्टर बोलता है इनका ब्लड ग्रुप नहीं मैच करो, तो इसमें क्या देखते हैं, जो ब्लड ग्रुप होगा वही उसका एंटीजन होगा। क्या होगा, एंटीजन ए। ब्लड ग्रुप का एंटीजन क्या होगा, बी होगा। और जो आपका इसका एंटीजन क्या होगा, इसका ए बी होगा। बट ओ का कोई भी एंटीजन नहीं होता, याद रखना। क्या नहीं होता, इसका एंटीजन नहीं होता, ब्लड का कोई भी एंटीजन नहीं होता, सॉरी ओ का कोई भी एंटीजन नहीं होता है। जो एंटीबॉडी होता है वो एंटीजन से डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट। अगर एक का एंटीजन ए है तो इसकी एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। और बी का एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, इसकी ए हो जाएगी। और अब आया कि मैम ए बी का एंटीबॉडी क्या, इसकी नहीं होती, ठीक है, इसकी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। ओ की एंटीबॉडी क्या होगी, इसकी अल्फा या बीटा एंटीबॉडी होती है। याद रखना, जब हम पेशेंट को ब्लड चढ़ाते हैं तो क्या चेक करते हैं कि उसका एंटीजन एंड एंटीबॉडी मैच ना कर जाए। एंटीजन और एंटीबॉडी मैच नहीं करना चाहिए, एंटीबॉडी क्या ना करे, मैच ना करे। तभी हम देखते हैं कि अगर मैच कर जाएगा तो पेशेंट ऑटोमेटिक डेथ हो जाएगी, दोनों लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो क्या होना चाहिए, ये दोनों को मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखो इन दोनों का क्या मैच हो रहा है, क्या एंटीजन बॉडी, बोलोगे नहीं मैच कर रहा है, इसका भी नहीं मैच कर रहा है, इसका भी नहीं, इसका भी। तो अब देखो ये किसको किसको दे सकता है, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप वाला किसको दे सकता है, तो ये बोलेगा आप मेरे से ए ले सकते हो। फिर जो ए बी को दे सकता है। अब बोलोगे मैम ये ए बी को क्यों दे सकता है, क्योंकि ए बी के पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो झगड़ा किससे करेगा। हाँ मैम ये हो सकता है। बी वाला किसको दे सकता है, बी को दे सकता है, एंड ए बी को दे सकता है, ठीक है। और जो ए बी वाला है ये किसको दे सकता है, ये केवल ए बी को ए बी वाला ही दे सकता है। ओ वाला किसको दे सकता है, ओ वाला सबको दे सकता है, सबको। अब बोलोगे सबको क्यों दे सकता है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं, एंटीजन नहीं, तो ये किससे झगड़ा करेगा, मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास है ही नहीं। तो ये क्या सबको दे सकता है, तभी से क्या बोलते हैं, सर्वदाता। ओ को क्या बोलते हैं, सर्वदाता। ये सबको दे सकता है। अब ए वाला किससे किससे ब्लड ले सकता है, ये ए से ब्लड ले सकता है, पर ये बी से नहीं लेगा, क्योंकि बी बी इनका ये मैच कर जाएगा, तो ये बी से नहीं लेगा, ठीक है। ये फिर किसी ओ से ले लेगा। फिर जो बी है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। जो ए बी है वो किससे ले सकता है, ए बी आपसे सबसे ले सकता है, किसी सब से। क्यों ले सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो मैच कैसे करेगी। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ग्राही। ये सबसे ले लेता है। और फिर जो ओ है ये ओ से ही लेगा। इतना समझ आया आप लोगों को। ब्लड ग्रुप क्यों 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 यूनिवर्सल डोनर होता है, तो
ये सर्वदाता क्यों होता है, अगर ये पूछ लिया जाए, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता, एंटीजन नहीं होता। ये सर्वग्राही क्यों होता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, याद रखना। तो कह रहे सर्वदाता कौन है आपका, जो आपका सर्वदाता है कौन है, जो सबको दे देगा, ये आपका ओ है। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। देखो ये टेबल समझ लेना, ये बहुत है, ये अगर समझ गए तो आपके ब्लड ग्रुप से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाए जाने वाली सर्वाइकल किशोरिकाओं की संख्या। अब देखो जो सर्वाइकल होती है ये कहाँ पाई जाती है, पहला क्वेश्चन यही है कि जो सर्वाइकल होती है ये कहाँ पाई जाती है। देखो जो सर्वाइकल आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, क्या होती है, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे हम वर्टिब्रा बोल सकते हैं। ठीक है, वर्टिब्रा कॉलम, वर्टिब्रा कॉलम। तो इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी को वर्टिब्रा कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड भी बोल सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, कुछ भी बोल दीजिए, किसी से भी क्वेश्चन आ जाएगा, याद रखना। तो उसमें आपसे पूछे टोटल हड्डी कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे, 26 बोन होती है। कितनी बोन होती है, 26, 26 बोन्स में। तो सबसे पहले आपकी होती है सर्वाइकल, सर्वाइकल के बाद आपका आएगा थॉरिक्स, थॉरिक्स के बाद होता है आपका लंबर, फिर आपका आता है सक्राम, फिर आपका आता है कोकस। क्या आता है, कोकस। तो जो सर्वाइकल होती है, सर्वाइकल में कितनी होती है आपकी, 7 बोन होती हैं। थोरेसिक में 12 बोन होती हैं। लंबर में आपकी 5 बोन होती हैं। सैक्रम में आपकी क्या होती है, 5 बोन मिलके क्या बनाती हैं, एक बोन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक बोन। कोकस में 4 बोन मिलके क्या बनाती हैं, एक बोन बनाती हैं, याद रखना। तो अब देखिए इसमें पूछा है कि आपके सर्वाइकल में कितनी बोन होती है, तो सर्वाइकल में कितनी होती है, 7। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, 7। आपके थोरेसिक में कितनी होती है, याद रखना, 12। आपके लंबर में कितनी होती है, 5 होती हैं, ये भी आया है लंबर। अगर आपसे पूछे स्पाइनल पंचर कहाँ किया जाता है, तो वो लंबर वाले रीजन में करते हैं। ये क्वेश्चन आया कि सर, जो आप देखो, आपने देखो कि देखा होगा जो बच्चे होते हैं, बच्चों में क्या होता है कि हड्डियां ज़्यादा होती हैं, और जब वो बड़े होते हैं तब हड्डियां 206, नॉर्मल कितनी होती हैं हड्डियां, ये तो सबको पता है कि 206 होती है हमारी बॉडी में। बट बच्चों में जो होती है वो 306 के समथिंग कुछ होती हैं, या 300 होती हैं। ठीक है, बट ये कैसे कम हो जाती है, मतलब 100 का अंतर कैसे आ जाता है। जो सैक्रम होता है छोटे में कितनी होती हैं, 5 बोन होती हैं। जब ये बड़ा होता है तब कितनी बन जाती है, एक बन जाती है, सारी कंपोजिशन बन के एक बन जाती है। और जो आपकी कोकस बोन होती है, ये 4 बोनों का कंपोजिशन होकर एक बोन बनती है फाइनली। तो इसी तरह मिल मिल के हमारी बोन 206 हो जाती है टोटल। ठीक है, याद रखना। टोटल बोन कितनी होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, 26 होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड में बोन कितनी होती है, 26। 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, सैक्रम एक, कोकस एक, इतना याद रखना। फिर नेक्स्ट है, यूरिया मानव शरीर में पाए जाने वाला एक उत्सर्जी पदार्थ है। इसका निर्माण किस अंग द्वारा होता है। यूरिया जानते हैं ना, यूरिया। अब देखो याद रखना, जो यूरिया होता है ये कह रहा है मानव शरीर में पाए जाने वाला एक उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया। तो इसका निर्माण किस अंग द्वारा होता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि यूरिया का निर्माण किस अंग द्वारा होता है, रक्त द्वारा, आंत द्वारा, यकृत द्वारा, या किडनी द्वारा। तो देखो जो यूरिया है ये आपका किडनी द्वारा नहीं, बहुत सारे बच्चे किडनी बोलेंगे, बट आपका सी ऑप्शन, ये लीवर के द्वारा होता है। ठीक है, रक्त के द्वारा नहीं, ये ब्लड के द्वारा नहीं होगा। ये किसके द्वारा होता है, ये यकृत के द्वारा होता है, यूरिया का निर्माण होता है। कौन सी साइकिल के द्वारा होता है, ये भी आ सकता है। तो ये जो साइकिल होगी इसे ओरेंथिन साइकिल के द्वारा होता है। कैसे, ओरेंथिन, जो एंथिन साइकिल होगा उसके द्वारा होता है। ठीक है, किडनी में यूरिया का निर्माण, जो यूरिया होता है ये क्या होता है कि ये लेस टॉक्सिक एंड लेस सलूबल होता है। क्या होता है, लेस सलूबल होता है। सलूबल का मतलब समझ रहे हो कि घुलनशील कम होता है, लेस सलूबल होता है। ठीक है, यूरिया। और ये नहीं कि हमारे शरीर में पूरा यूरिया निकल जाए, ये हमारे शरीर में जरूरी होता है यूरिया। ये थोड़ा सा यूरिया क्या होता है, ये हमारे ब्लड में होता है। कहाँ होता है, ब्लड में।
कहाँ होता है ये आपके, थोड़ा सा अमाउंट जो यूरिया होता है ये ब्लड में होता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पाचक एंजाइम नहीं है, इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। एंजाइम लाइपेज, देखो पाचक का मतलब जो भोजन को पचाने वाले हो, क्या है, पचाने वाले, पचाने वाले एंजाइम नहीं है। तो आपके कौन से नहीं है, लाइपेज यस ये तो होता है, पेप्सिन ये भी होता है, एमाइलेज ये भी होता है। बट जो इंसुलिन है, इंसुलिन पहली बात ये क्या है, ये एक हार्मोन है, क्या है, हार्मोन। देखो जो देखो जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम, देखो एंजाइम कहीं ना कहीं से तो निकलते होंगे, तो ये ग्रंथि होती है जिससे हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन, क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। इससे क्या होता है कि जितने भी एंजाइम होंगे वो सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलेंगे। इसमें क्या होती है, इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है। अब बोलोगे मैम डक्ट क्या होती है, देखो सपोज दैट ये ऊपर का घर है, ये रूम है, और नीचे क्या लगी है, आपकी मोटर लगी। तो आपको पानी पहुंचाना है तो एक नलकी के थ्रू ही पहुंचाते हो ना, पाइप के थ्रू पानी। तो पाइप के लिए क्या चाहिए, पानी। तो ऐसे क्या चाहिए, डक्ट। जैसे आपकी ये ग्लैंड है, क्या है, ग्लैंड। अगर ग्लैंड को आप कहीं कहीं पे ले जा रहे हो या आप डाइजेस्टिव सिस्टम पे ले जाते हो, तो आपको क्या जरूरत है, रक्त, क्या, डक्ट की जरूरत है। तो ये डक्ट, डक्ट प्रेजेंट होती है, डक्ट के थ्रू अपने सारे काम करती है। बट जो हार्मोन होती है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होती है। कहाँ से सिक्रीट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होती है, डक्ट एब्सेंट होती है, डक्ट एब्सेंट होती है, डक्ट लेस होते हैं, ठीक है, डक्टलेस होते हैं। तो फिर ये अपना किस में डालते हैं, ये अपना डायरेक्ट हार्मोन किस में, ब्लड में छोड़ देते हैं, और जहाँ जाना होता है वो चले जाते हैं, कहाँ छोड़ते हैं, ब्लड में, याद रखना। तो जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन का काम क्या होता है, ये भोजन को नहीं पचाता, ये ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है, क्या कर देता है, ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। कहाँ से करता है, ब्लड से, आपके ब्लड से ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा, इंसुलिन का काम होता है। देखा होगा जो डायबिटिक्स के पेशेंट होते हैं उनके पास, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं जिनका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तब डॉक्टर बोलते हैं आप इंसुलिन का इंजेक्शन लो। क्यों लो, क्योंकि आपके बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन नहीं बन रहा है, क्योंकि इंसुलिन का क्या काम था, ग्लूकोज को ब्लड में से कम करना। बट ग्लूकोज, इंसुलिन है ही नहीं तो ग्लूकोज तो कौन कम करेगा। तो इसीलिए देखा होगा बहुत सारे पेशेंट अलग से इंसुलिन लेते हैं। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाए जाने वाले नेफ्रॉन्स किस कार्य के लिए सहायक हैं। देखो जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स का काम क्या होता है, नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं, सबसे पहले ये किडनी में होते हैं, ठीक है, किडनी। देखो अब आता है किडनी, किडनी आपकी क्या होती है, किडनी आपकी क्या होती है, सेम जानते हो, सेम जिसकी सब्जी बनती है, सेम के बीज के आकार की होती है, सेम के बीज की आकार की होती है, जिसे हम बीन शेप बोलते हैं, इंग्लिश में सेम को बीन बोलते हैं, बीन शेप की। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, अभी हमने बताया वर्टिब्रा कॉलम का क्या, थोरोसिक पार्ट बोला, थोरोसिक 12 और लंबर थर्ड में प्रेजेंट होती है, याद रखना। ये भी याद रखता है कि किडनी कहाँ होती है, ठीक है। अब बात आती है कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स होते कितने हैं, इससे अगर ये आता है किडनी की यूनिट, आप किडनी क्या बोला जाए, किडनी की यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, किडनी की यूनिट। तब आप क्या बोलोगे, नेफ्रॉन, क्या बोलोगे, नेफ्रॉन। अगर आपसे बॉडी की यूनिट पूछी जाए तो बॉडी की यूनिट क्या है, आप किससे मिलकर बनी होती, सेल से, तो क्या होगा, सेल। अगर आपसे किडनी की यूनिट आप किडनी पूछे थे तो क्या बोलोगे, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके 10 लाख, कितने होते हैं, 10 लाख, या इसे हम 1 मिलियन भी बोल सकते हैं। किसमें, एक किडनी में होते हैं, ध्यान रखना, एक किडनी में होते हैं। आपके पास किडनी कितनी होती हैं, आपके पास किडनी 2 होती हैं, तो एक किडनी में 10 लाख, तो 2 किडनी में कितना हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा, ठीक है। ये भी आ सकता है कि नेफ्रॉन का कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो इनका काम क्या होता है। देखो नेफ्रॉन कहाँ होते हैं, किडनी, किडनी हमारे देखने के लिए काम करती नहीं, ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है। ऑप्शन काटना सीखो, अगर नहीं आएगा तो आप ऑप्शन काट लेते हो तो सही तक जा सकते हो। सुनने के लिए, क्या किडनी, सुनते कहाँ हो, कहाँ से सुनते हो, क्या किडनी हमारे कान पे, नहीं। नेफ्रॉन अगर नहीं जानते हो किडनी में होते हैं। श्वसन के लिए, क्या हमारी किडनी लंग्स में, नहीं नहीं। मूत्र निर्माण के लिए, यस, किडनी हमारी कहाँ होती है, मूत्र निर्माण के, तो
डी ऑप्शन इज राइट होगा, ठीक है। नेफ्रॉन का काम क्या होता है? मूत्र निर्माण के लिए, याद रखना। नेक्स्ट है, मुंह में उपयुक्त देखभाल के अभाव से व्यक्ति में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? देखो जो माउथ केयर होती है, अगर आप प्रॉपर नहीं कर रहे हो, जो माउथ केयर होती है, तो अगर आप उसे प्रॉपर नहीं करो तो आपको क्या क्या हो सकता है? जीभ में प्रदाह हो सकती है। जीभ से क्या होता है? प्रदाह मतलब होता है आपको इन्फेक्शन, या जीभ से पस वगैरह पड़ जाना, प्रॉपर केयर ही नहीं कर रहे हो। मसूड़ों से आपके ब्लीडिंग होने लगेगी। दांत गिरने लगेंगे, डेफिनेटली आप उन्हें साफ नहीं करो तो दांत हिलने लगेंगे। हिलने के बाद क्या हो जाएगा? पेन करेगा, और पेन के बाद एक दिन क्या होगा? गिर जाएंगे। उपयुक्त में सभी, यस, डी ऑप्शन इज राइट हो गए। तो हमें क्या माउथ केयर प्रॉपर करनी चाहिए, ताकि ये सारे जितने भी हमारे अंग, जीभ, मसूड़े, दांत हैं, ये सारे सही हो जाएं। तो कोई ये क्वेश्चन आता है, गम्स ब्लीडिंग मतलब मसूड़ों से रक्त स्राव किसकी कमी से होता है? गम्स ब्लीडिंग किसकी वजह से होता है? जो आपका गम्स ब्लीडिंग है, ये आपकी विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी। कई बार क्या होता है कि आप लोग प्रॉपर माउथ केयर करते हो, फिर भी बोलते हो मैम मेरे जो होता है वो मसूड़ों से खून निकलता है। तो क्यों निकलता है? क्योंकि आपको विटामिन सी की कमी है। अगर पूछा जाए विटामिन सी सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? ये आपके आंवला में पाया जाता है। किसमें? आंवला में, ठीक है। अगर विटामिन सी की बात की है तो इसका एक तो ये विटामिन सी होता है, गम्स ब्लीडिंग को रोकता है। दूसरा काम क्या होता है? ये आयरन का अवशोषण बढ़ा देता है। किसका? आयरन का अवशोषण बढ़ा देता है। अब बोलोगे मैम आयरन का अवशोषण बढ़ाने से मतलब क्या है? जैसे हमारी बॉडी में आयरन है, अब अगर तुम्हारी बॉडी से अवशोषण नहीं कर रही है, अपनी ओर नहीं खींच रही, तो क्या मतलब बॉडी में होने से? तो यही विटामिन सी होता है कि उसका अवशोषण बढ़ा देता है। जो आयरन होता है, देखो आयरन हमारा हीमोग्लोबिन का एक भाग होता है, हीमोग्लोबिन का भाग होता है। देखो हीमो का मतलब क्या होता है? आयरन, ठीक है, आयरन। और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोटीन होती है, ठीक है, उससे हीमोग्लोबिन होता है। तब आपकी बॉडी में आयरन ही नहीं है तो प्रोटीन बेचारी क्या करेगी? तो इससे क्या हो सकता है? अगर आयरन का अवशोषण नहीं होगा तो आपको क्या हो जाएगा? इनीमिया। क्या हो जाएगा? इनीमिया। इनीमिया का मतलब क्या होता है? खून की कमी, रक्त की कमी हो जाएगी, ठीक है, रक्त की कमी, याद रखना आप लोग। तो इतना समझ में आया तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से जीभ का संक्रमण क्या कहलाता है? जो आपकी जीभ होती है, टंग, टंग में अगर आपको क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। देखो इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? आप उसकी प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हो। क्या नहीं कर रहे हो? प्रॉपर केयर नहीं करते हो, तो आपको क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन। तो प्रॉपर बॉडी की केयर भी करनी है। तो अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस टाइम को क्या बोलेंगे? जिंजेवाइटिस, ग्लाइसेटिक्स, ओटिस मीडिया या पायरिया? तो आपका जो ए ऑप्शन इज राइट होगा, उसे जिंजेवाइटिस बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको जीभ में इन्फेक्शन हो रहा है इसे जिंजेवाइटिस बोलेंगे। ओटिस मीडिया क्या बोलेंगे? आपके जो ओटिस मीडिया मिडिल ईयर में क्या हो जाएगा? मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होना, ठीक है, मिडिल ईयर में आपके इन्फेक्शन हो जाएगा, उसे ओटिस मीडिया बोलेंगे। जो पायरिया होता है ये दांतों में होता है, ठीक है, पीले पीले से दांत हो जाते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट है, बिस्तरी स्नान से आप क्या समझते हैं? देखो बेड बाथ बोल रहा है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेड बाथ। से आप क्या समझते हैं? बेड बाथ आप किन्हें देते हो? जो पैरालाइज्ड पेशेंट हैं या फिर वो कोमा में हैं तो उन्हें बेड रेस्ट बेड बाथ देते हो, या फिर उन चल फिर नहीं पा रहे, उन्हें एक सीवियर एक्सीडेंट हो गया तो उन्हें ही दोगे ना बेड बाथ। अच्छे खासे इंसान को नहीं दे सकते। तो क्या होता है? बिस्तरों को स्नान कराना, ध्यान रखना, बिस्तरी स्नान, बिस्तरों को स्नान कराना। बिस्तर को कौन स्नान कराता है? ये तो गलत है। देखो ऑप्शन काटो, इसका कोई लॉजिक नहीं। बिस्तरों को स्नान कराना, रोगी को बिस्तर पर ही स्नान कराना, देखो इसमें लॉजिक है। नेक्स्ट देखो, रोगी को बिस्तर से उठा के टॉयलेट में ले जाकर स्नान करना, ये तो बात ही नहीं हुई ना, बिस्तरी स्नान तो ये भी नहीं है। ऑल ऑफ दिस होगा नहीं। देखो ऑप्शन पढ़ना सीखो और उन्हें काटना सीखो, ये अपने आप में एक लॉजिक है। तो आपका बी डेफिनेटली राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो उन्हें काटना सीखो। तो क्या हो जाएगा कि रोगी को बिस्तर में ही नहलाते हो, उसे क्या बोलते हैं? बेड बाथ, ठीक है। नेक्स्ट है, जानवरों से अकारण ही डरना कहलाता है। अकारण का मतलब होता है बेवजह, हमने किसी जानवर को देख लिया हम डरने लगे तो उसे क्या बोलोगे? ये सारे मेडिकल टर्म है। क्या है? मेडिकल टर्म है।
तो मेडिकल टर्म में उसे क्या बोलोगे? जूफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एग्रोफोबिया या जीनोफोबिया? तो क्या बोलोगे? जूफोबिया। देखो इसके लर्न करने के लिए, जूफोबिया, जू जू में क्या होता है? आप बोलोगे जू का तो मतलब होता है चिड़ियाघर। क्या होता है? चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में क्या होता है? उसमें हाथी होता है, शेर होता है, बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं। तो क्या होता है? जानवर। तो जानवर से समझ लो, जानवर से डर। जानवर से क्या समझ लो? जानवर से आपको क्या लगता है? डर। तो वो याद करने की ट्रिक। जू फोबिया, जू का मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में क्या होते हैं? जानवर। तो जानवर से क्या है? डर। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट होगा, जू फोबिया। हाइड्रोफोबिया, देखो हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है हाइड्रो, हाइड्रोफोबिया। देखो फोबिया का अर्थ ही होता है आपका, फोबिया का मतलब जहां भी फोबिया है तो उधर देखो क्या है? डर। क्या है आपका? डर। ये याद रखना। हाइड्रो मतलब होता है जल। आपको क्या होगा? जल से डर लगेगा। अब ये जल से डर लगना कौन से पेशेंट में देखा जाता है? तो ये आपका रेबीज पेशेंट में देखा जाता है। किसमें? रेबीज। उसमें क्या होता है कि आपको कोई भी जानवर काट लेता है। रेबीज में कौन सा एजेंट होता है? तो ये होता है लाइजा वायरस। याद रखना, लाइजा वायरस। ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? एक ग्रो, एक ग्रो का मतलब एक मेरे से ऊपर। क्या? एक ग्रो। देखो लर्न करने की ट्रिक। एक ग्रो मतलब एक है जो मेरे से ऊपर ग्रो कर रहा है, मतलब ऊंचाइयों में बढ़ रहा है। एक ग्रो, एक ग्रो मतलब ऊंचाइयों से डर। देखो लर्न करने की ट्रिक। एक ग्रो मतलब ऊंचाइयों से डर, ऊंचाइयों से डरना। एक ग्रो, एक मेरे से ग्रो कर रहा है, ग्रो मतलब ऊंचा जा रहा है। तो फोबिया मतलब डर, तो हमें ऊंचे से डर होना। जीनोफोबिया, देखो जीनोफोबिया का मतलब होता है जो विदेशी लोग होते हैं उनसे डर लगना। क्या होता है? जो जो विदेशी या एब्रॉड के लोग होते हैं ना, विदेशी लोगों को क्या बोलते हो? एब्रॉड ही बोलते हो ना। जो एब्रॉड के लोग होते हैं उनसे क्या लगता है? हमें डर लगता है। जैसे हम लोग चले जाएं, जैसे हमारे इधर कोई विदेशी लोग आ जाए तो हम लोग बोलते हैं ना, प्लीज गिव मी मैम सेल्फी, ऐसे सेल्फी लेते हैं ना। पर जो जीनोफोबिया के पर्सन होते हैं वो अपनी ही दुनिया में मस्त होते हैं, वो विदेशों के लोगों को देख लेंगे तो उन्हें डर लगने लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अवसाद के दौरान व्यक्ति की गतिविधि का स्तर। देखो अवसाद का मतलब क्या होता है? अवसाद, अवसाद मतलब होता है आप डिप्रेशन में चले गए। ठीक है। डिप्रेशन शब्द तो सुना होगा ना, बहुत बोलते हो ना कि मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे बताओ बीटीएससी का एग्जाम आ रहा है, मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा माइंड का सेट है। तुम आज सोच रहे हो मैंने प्रिपरेशन नहीं की, कोई आज से स्टार्ट करके 10 घंटे पढ़ रहा है, तो ये सब माइंड का सेट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अभी से पढ़ोगे तो बहुत टाइम है। बस समझ पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ना है। ठीक है। तो अवसाद मतलब होता है डिप्रेशन में, आप डिप्रेशन में चले गए। तो डिप्रेशन वाला पेशेंट क्या होता है? बहुत शांत शांत रहता है, बहुत कम बात करता है, वो अपने में ही सोचता रहता है। उसे लगता है कि हम ऐसा क्यों है, हम बदकिस्मती हैं, हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते, हम हम मेहनत नहीं कर सकते, हमें ये जॉब नहीं मिल सकती। ये सारा क्या होता है? डिप्रेशन में आप ये सब सोचने लगते हो। क्या होता है? सारा सारा क्या नकारात्मक सोचते हो। कैसा सोचते हो? नकारात्मक। बहुत शांत शांत बैठे रहोगे, ना टाइम से नहाओगे ना खाओगे, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करोगे। ये सारा किसके चीज़ होते हैं? नौसा किसके होते हैं? अवसाद के। इसमें गतिविधि क्या हो जाती है? कम हो जाती है गतिविधियाँ। देखो जो लोग होते हैं वो बहुत सारा मतलब चलते फिरते, बट वो ऐसा कुछ नहीं करता, एक जगह बैठा रहेगा तो इसमें गतिविधियाँ क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो इसकी गतिविधियाँ क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। डेफिनेटली उसकी गतिविधियाँ कम हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। बिल्कुल गलत, बढ़ती नहीं है। अप्रभावित रहती नहीं, कम हो जाती, बढ़कर बिल्कुल गलत है। अगर ये बढ़ घट जाए तो ये साइकेट्रिक का ही क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ का। बढ़ जाना ये किसका पे है? मेनिया का पेशेंट होता है। कैसा होता है? मेनिया का। जो मेनिया का होता है, मेनिया का पेशेंट क्या होता है? वो बहुत बोलता है, अपने आप को स्ट्रांग समझता है, उसे लगता है मैं बहुत बलशाली हूँ। या फिर हम वो क्या करता है, एक समय में वो 4-5 काम करने की कोशिश करता है, और वो बहुत बोलता है। उसे लगता है कि हम सारी प्रॉब्लम का सलूशन खुद हैं, अपने आप को बहुत उच्च समझने लगता है। ये क्या होता है? मेनिया। मेनिया में क्या होती है? ये सारी गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। कोई काम होगा तो जल्दी से बोलेगा मैं करूँगा। तो ये मेनिया का पेशेंट होता है। ठीक है। गतिविधियाँ इसमें क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। बट अवसाद वाले में ध्यान रखना, जो अवसाद और डिप्रेशन में है इसमें क्या है? इसमें घट जाती हैं। बट इसमें क्या है? मेनिया के पेशेंट में बढ़ जाती हैं। ठीक है। ये सारी ना मेंटल हेल्थ की, और मेंटल हेल्थ में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आना ही आना है। तो याद रखना, जो मेंटल हेल्थ है उससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही। नेक्स्ट है,
निम्न में से वृद्धावस्था के दौरान किस रोग की होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है? जो ओल्ड पर्सन होते हैं तो उनमें कौन सी डिजीज होने की संभावना अधिक हो जाती है? उच्च ब्लड प्रेशर हो जाएगा, या जो उनकी मसल्स होती हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करती, जो सॉरी जो वेन्स होती हैं, वेन्स क्या होती है उन पे ज़्यादा इस पे देखो, सपोज दैट ये आपकी वेन है तो आपका ब्लड अच्छे से जा रहा है, फिर आपकी वेन बिल्कुल इतनी हो गई, अब उसके साथ ब्लड जाएगी तो उसमें हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा ना, क्योंकि जगह कम है, भीड़ में तुम जल्दी नहीं चढ़ सकते ना, तो वही हो चुका होता है। कैंसर या डायबिटीज़ हो सकता है, या उपयुक्त में सभी हो सकते हैं। तो ये देखिए, इसका ये राइट ऑप्शन डी होगा, इसमें सारे हो सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट बीटीएससी एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन हैं और सारे इंपॉर्टेंस है। आप डेली क्लास लेते रहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और आपने लेक्चर देखा, इसके लिए अगेन अगेन थैंक यू सो मच। और इसी तरह स्टडी विद नितेश में जुड़े रहिए। एक बात कहूँगी, बुरी बात यह है कि समय कम है, अच्छी बात है कि समय अभी है। देखो ये सारा ना गेम माइंडसेट का होता है। बुरी बात यह है कि समय कम है, अच्छी बात यह है कि समय अभी भी है। तो लगे रहो, सक्सेस ज़रूर मिलेगी।